हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं बिकॉज हमारा अब तक का डिस्कशन जो था वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पे था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पर था। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में बेटा जी हमने हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, जितनी भी कहानी थी सारी कहानी मैंने आपको सुना दी और जितना भी उसका इंपॉर्टेंट सेक्शन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको सारी चीजें वहां पर बता दी। आज हम जो टॉपिक लेकर आए वो नॉमेनक्लेचर की कहानी होगी बिकॉज हमारे एग्जाम में नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा जी पूछे जाते हैं। और नॉमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी से हम इसे सीख कर अपने मार्क्स बेटा जी बिल्कुल सेट कर लेंगे। तो देखो ध्यान से कि अगर हम इस नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि किसी का नाम रखना। अब अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉमेनक्लेचर की बात करें तो बेटा जी यहां दो तरीके के नॉमेनक्लेचर हमारे पास होते हैं। एक होता है कि हम कंपाउंड का कॉमन नेम का डिस्कशन करें, मतलब कि उसके कॉमन नेम की बात करें। और दूसरा पॉइंट होता है हमारे पास जिसको कहते हैं हम IUPAC नेम। बहुत ध्यान से एक एक बात आपको सुननी होगी। इधर देखो, अगर बेटा जी हम इस कॉमन नेम की बात करें और फिर हम उसके बाद मूव करेंगे IUPAC नेम की तरफ। ध्यान से देखो, अब अगर हम बात करें कॉमन नेम की तो बेटा जी कॉमन नेम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। मतलब कि किसी भी कंपाउंड का आप कॉमन नेम रखना चाहते हो तो उसके कॉमन नेम रखने के पीछे तीन चीजें होती हैं। पहली चीज बेटा जी जो है हमारे पास वो है सोर्स, मतलब कि वो कंपाउंड आया कहां से है, उसके सोर्स के बिहाफ पर भी हम उस कंपाउंड का बेटा जी कॉमन नेम रख देते हैं। दूसरी चीज है हमारे पास स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पर भी बेटा जी हम कभी कभार कुछ कंपाउंड्स का कॉमन नेम रख देते हैं। एंड द थर्ड वन थिंग जो है वो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर भी हम क्या करते हैं कि कंपाउंड्स की कुछ कॉमन नेमिंग करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम हमारे पास बेटा जी ये रहती है कि हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं। अब क्या है कि उसके कॉमन नेम के बिहाफ पर अगर हम बात करें तो सपोज दैट कि जहां से वो कंपाउंड ओरिजिनेट हुआ है, जो उसका सोर्स है या उस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है या फिर उस कंपाउंड की बेटा जी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लैंग्वेजेस की वजह से उसके कॉमन नेम भी क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। और अगर किसी भी कंपाउंड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कॉमन नेम डिफरेंट हो जाएंगे तो उसकी वजह से बेटा जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो यही सारी चीजें रखते हुए क्या करा कि जितने भी हमारे पास बड़ी बड़ी कंट्रीज थी वो सारे लोगों ने अपनी एक टीम बनाई, एक इंटरनेशनल टीम बनाई और उस इंटरनेशनल टीम ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए। वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास IUPAC नेमिंग। तो अब IUPAC नेमिंग क्या है कि एक इंटरनेशनल टीम जहां पर बहुत सारी कंट्रीज के बड़े बड़े साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, उन सब ने बैठकर कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ अजम्पशन सेट कर दिए। उन अजम्पशंस, उन रूल रेगुलेशन को बेटा जी हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि उन सारे कंपाउंड्स को हर कंट्री में हम सेम कॉन्सेप्ट के थ्रू सीख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कॉमन नेम, तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो जब चैप्टर में जो जो कंपाउंड्स आएंगे उनके जो कॉमन नेम जो होंगे मैं आपको वहीं सिखा दूंगा। यहां पर आज जो मैं नॉमेनक्लेचर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बेटा जी वो है हमारे पास IUPAC की कहानी। चलो तो ध्यान से देखो बहुत, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट आने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आप इससे सारे कंपाउंड की बेटा जी नेमिंग कर सकते हो। ध्यान से देखो, अब अगर मैं आपसे IUPAC की बात करूं तो IUPAC के पास बेटा जी तीन सेक्शंस होते हैं। तीन सेक्शन कौन कौन से होते हैं कि अगर आपको किसी की भी IUPAC नेमिंग करनी है तो उसके पास तीन सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन को कहते हैं प्रीफिक्स, सब लोग आप बहुत अच्छे से जानते हो। और जो हमारा ये लास्ट सेक्शन है उसको हम कहते हैं सफिक्स, इसके बारे में भी आप सब लोग जानते हो। एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं वर्ड रूट। ये क्या है बेटा जी हमारे पास वर्ड रूट। ध्यान से देखो, एक हमारे पास प्रीफिक्स है, नाम ही बता रहा है कि वो पहले फिक्स किया जाएगा। सफिक्स का मतलब कि जो बाद में फिक्स किया जाए। और वर्ड रूट जो होता है हमारा को वो मिड सेक्शन में आता है, तो मिड सेक्शन में हम वर्ड रूट को लिखते हैं। अब सर किस तरीके से हम अरेंज करेंगे, मैं एग्जैक्ट प्रायोरिटी के ऑर्डर में सारी बातें लिखता हूं, आप उस प्रायोरिटी को फॉलो करेंगे तो आपके 100% क्वेश्चंस बेटा जी सही होंगे। ध्यान से देखो, अगर मैं
प्रीफिक्स की बात करूं तो प्रीफिक्स में आपको दो चीजें देखनी होती हैं। जब भी आप किसी भी कंपाउंड का प्रीफिक्स नेमिंग लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले हम प्रीफिक्स में जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिखते हैं बेटा जी, वो हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूएंट। जो भी किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उस सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग सबसे पहले की जाती है। जब भी आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट के नाम मेंशन करेंगे। बहुत ध्यान से देखो। दूसरी बात, आपने देख लिया कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम रख दिया और सब्स्टिट्यूएंट के बाद जो हमारी कहानी है वो जाते हैं हम कहां पर, साइक्लो की तरफ। तो यहां पे आप देख लेना कि कंपाउंड अगर आपका बेटा जी ऐसा है जिसके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो आप उस सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग सबसे पहले करेंगे। फिर देखेंगे कि वो कंपाउंड आपका साइक्लिक है, अगर साइक्लिक है तो साइक्लिक लिखना है, अदरवाइज साइक्लिक वाले पॉइंट को आप क्या करेंगे बेटा जी, स्किप कर देंगे। तो ध्यान से समझो, पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कंपाउंड आपका साइक्लिक है या नहीं है। अगर साइक्लिक नहीं है तो आप वहां पर उस पॉइंट को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रीफिक्स के अंदर दो पॉइंट थे, एक आपका सब्स्टिट्यूएंट था, दूसरा आपका साइक्लो था। तो बेटा जी बहुत सारे कंपाउंड आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो तो सब्स्टिट्यूएंट वाले पॉइंट को स्किप करो, जो साइक्लिक ना हो तो साइक्लिक वाले पॉइंट को स्किप कर दो। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे हम पहुंचते हैं बेटा जी। थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट आपको क्या बताएगा? वर्ड रूट आपको बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। ध्यान से समझो इस बात को। वो आपको बताएगा कि कंपाउंड के अंदर जो पेरेंट चेन है उस पेरेंट चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना एक करिकुलम सेट किया है कि सर अगर एक कार्बन होगा तो हम उसे मिथ कह देंगे, अगर दो कार्बन होंगे तो हम उसे इथ कह देते हैं, तीन कार्बन वाले को बेटा जी हम प्रॉप कहते हैं, चार कार्बन अगर किसी पे होंगे तो उसका वर्ड रूट हम ब्यूट रखने वाले हैं। इसी तरीके से पांच कार्बन वाले को हम हेप्ट कहते हैं, अगर किसी के पास 6 कार्बन है तो बेटा जी उसे हम हेक्स नाम देते हैं, 7 कार्बन वाले को आप सेप्ट भी कहते हो या कुछ लोग उसे हेप्ट भी कह देते हैं। अगर मेरे पास 8 कार्बन है तो हम उसे ऑक्ट कहेंगे। इसी तरीके से अगर किसी के पास 9 कार्बन है तो उसे नन कहते हैं, 10 कार्बन वाले को बेटा जी हम डेक कहते हैं। अगर इससे बड़ा भी आ जाए तो अनडेक, डू डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, फिर उसके बाद 20 वाले को हम आइकॉस कहते हैं। लेकिन इतना बड़ा कंपाउंड आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, आपका काम यहां तक हो जाएगा। तो ये हमारा वर्ड रूट का पॉइंट है, बिकॉज ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है तो उस कंपाउंड के पास बेटा जी एक पेरेंट चेन तो होगी, और अगर पेरेंट चेन होगी तो उस पेरेंट चेन के अंदर कुछ तो कार्बन होंगे, और अगर कुछ भी कार्बन होंगे, एक भी कार्बन होगा तो बेटा जी उसको हमें यहां वर्ड रूट के हिसाब से मेंशन करना पड़ेगा कि हमने उसकी क्या नेमिंग बनाई है। तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, देन साइक्लो, देन आप देखोगे कि उस हमारे पास जो कंपाउंड है उसकी पेरेंट चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो तीसरा पॉइंट आपका यहां हो गया। अब अगर हम फोर्थ प्रायोरिटी की बात करें तो फोर्थ प्रायोरिटी बेटा जी हमारी सफिक्स के अकॉर्डिंग दी जाती है। इसके बाद हमारी फिफ्थ प्रायोरिटी भी सफिक्स के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। ध्यान से देखो, अगर मैं फोर्थ प्रायोरिटी की बात करूं तो बेटा जी फोर्थ प्रायोरिटी में हम क्या देखते हैं, कार्बन बॉन्डिंग बिहेवियर हम देखेंगे। कार्बन कार्बन बॉन्डिंग बिहेवियर देखते हैं बेटा जी हम कि कार्बन कार्बन का क्या बॉन्ड बिहेवियर है। तो आपको पता है कि कार्बन कार्बन सर 3 ही बिहेवियर शो करता है, या तो हो सकता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, या हो सकता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, या फिर बेटा जी हो सकता है कि कार्बन कार्बन आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो। आप जानते हो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो सफिक्स हम एन लगाते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो सफिक्स हमारा इन रहता है, और बेटा जी कार्बन कार्बन हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उस केस में जो हमारा सफिक्स रहता है वो आयन रहता है। तो ये हमारा क्या है, एन, ये हमारा क्या है बेटा जी, सफिक्स इन। और अगर कभी थर्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो उसके लिए सफिक्स हम आइन यूज करते हैं।
तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। अब क्या होता है कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जिन भी कंपाउंड के पास फंक्शनल ग्रुप होंगे वहां पर आपको ये पांचवा पॉइंट भी देखना पड़ेगा। तो ये पांचवा पॉइंट क्या बताता है बेटा जी? ये पांचवा पॉइंट फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको सफिक्स डिस्कस करके देगा कि अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है या फंक्शनल ग्रुप मेरा एल्डिहाइड है या फिर फंक्शनल ग्रुप मेरा कोई एसिड है तो उसके अकॉर्डिंग मैं कैसे सफिक्स मेंशन करूंगा। बहुत ध्यान से देखो। अब यहां पर क्या है, मान लो कि आपका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल हो सकता है तो अल्कोहल पर OH बॉन्ड होता है बेटा जी। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड पर आपको पता है COH बॉन्ड होता है। आपको पता है कि अगर आपका फंक्शनल ग्रुप कोई एसिड है तो C डबल बॉन्ड OH होगा। मतलब इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एल्डिहाइड है, एस्टर है, ईथर है, एसिड एमाइड है, बहुत सारे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखो। अब यहां पर क्या है कि सबसे पहली प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट, देन साइक्लो, उसके बाद हम जाएंगे वर्ड रूट के पास। वर्ड रूट के बाद बेटा जी सफिक्स पे जब हम पहुंचेंगे तो सफिक्स के पास भी आपके पास 2 पॉइंट होने वाले हैं। पहली चीज आप देखोगे कि सफिक्स का बॉन्डिंग बिहेवियर क्या है, और बॉन्डिंग बिहेवियर का मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड का लिंकेज क्या है, कैसे किस बॉन्ड के थ्रू वो जुड़े हुए हैं। तो वहां से देख के आप ये सारी चीजें लगाएंगे। इन दी एंड आप देखेंगे कि आपको जो कंपाउंड दिया गया है क्या उसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है। अगर बेटा जी उसके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो आप फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग वहां पर सफिक्स मेंशन करेंगे। आप जानते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल होगा तो सफिक्स हम ओल लेते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड होगा तो हम बेटा जी अल लेंगे सफिक्स में। अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो हम ऑइक एसिड यूज करते हैं। आपका कीटोन होगा अन यूज करते हैं। एस्टर्स के लिए हम ऑइट यूज करते हैं। मतलब हर फंक्शनल ग्रुप के लिए आपका सफिक्स बेटा जी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये सफिक्स के अकॉर्डिंग हम कैसे नेमिंग करते हैं। फिलहाल आपको IUPAC की ये 3 बातें याद रखनी है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स के अंदर 2 बातें याद रखनी है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में सब्स्टिट्यूएंट देखो है या नहीं है, फिर देखो कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो दोनों पॉइंट को स्किप कर दो। देन आप जाओ वर्ड रूट के पास, और वर्ड रूट आपको बताएगा कि जो आपके पास पेरेंट चेन है उस पेरेंट चेन के अंदर बेटा जी कितने कार्बन एटम है। तो उस कार्बन एटम के हिसाब से आप उसका वर्ड रूट मेंशन करेंगे। एंड आफ्टर द वर्ड रूट आप सफिक्स के पास मूव करोगे। सफिक्स में भी आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड बिहेवियर और दूसरा बेटा जी आपका फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट होगा। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड बिहेवियर तो आपको इस तरीके से चलना है, और अगर फंक्शनल ग्रुप की कहानी होगी तो फंक्शनल ग्रुप में आप फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग सफिक्स मेंशन करोगे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर जो IUPAC टीम थी हमारे, उन इंटरनेशनल पूरी टीम्स ने कैसे कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए, कौन कौन से अपने अजम्पशंस दिए, क्या क्या रूल्स थे उनके, वो सारी चीजें मैं अब आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे रफ करता हूं। अब देखो ध्यान से बेटा जी, ये तो मैंने एक बहुत छोटी सी बात बता दी आपको IUPAC की। सर IUPAC की कहानी कुछ इस तरीके से चल रही थी। अब हम बात करते हैं कि हम आगे कैसे बढ़े और नेमिंग करनी कैसे सीखें। तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं नेमिंग का। उससे पहले छोटे छोटे से कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। बाकी की कहानी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि कौन कौन से रूल्स आपके ऐड हो सकते हैं। तो ध्यान से देखो कि अगर मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो सबसे पहला काम होता है बेटा जी हमारे पास कि आप पेरेंट चेन का आइडेंटिफिकेशन करो। पेरेंट चेन आइडेंटिफिकेशन, ध्यान से समझो इस बात को। पेरेंट चेन आइडेंटिफिकेशन, आपको पेरेंट चेन का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। आप कैसे पता करेंगे कि कंपाउंड के अंदर कौन सी पेरेंट चेन है, कौन सी बेटा जी आपकी साइड चेन है। ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर आपको पेरेंट चेन का डिस्कशन करना है तो हम कहते हैं कि कंपाउंड के अंदर जिस चेन के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे, ध्यान से सुनो मेरा स्टेटमेंट, कि कंपाउंड के अंदर जिस चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे वो हमारी पेरेंट चेन होगी, और पेरेंट चेन को छोड़कर जितना भी हमारा बचेगा वो सब हम साइड चेन में कंसीडर करेंगे। ध्यान से देखो, पहले मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि ये मेरे पास है बेटा जी CH3 CH2 CH2 CH3, या आप ऐसे लिखो, इसे ऐसे लिख सकते हैं CH3। ध्यान से देखो, दूसरा कंपाउंड मेरे पास क्या है CH3 CH2 CH
और C2H5 और बेटा जी यहां पर मेरे पास CH3। तो ये बहुत सिंपल से कंपाउंड है, मैं बहुत आराम से आइडेंटिफिकेशन करके बता सकते हो कि सर कौन सी मेरी पेरेंट चेन है और कौन सी आपकी साइड चेन है। तो अगर मैं यहां से देखूं, नंबरिंग में स्टार्ट कर दूं 1 2 3 4, तो आपको दिख रहा है कि सर यहां पर अगर मैं जाऊं तो आपको 4 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं इसमें देखूं तो देखो, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तब आपको 4 कार्बन एटम दिखाई देंगे, लेकिन मेरे पास एक और है 1 2 3, और बेटा जी यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये C2 है। मतलब कि अगर मैं इस वाली चेन को कंसीडर करूं तो बेटा जी इस वाली चेन में आपके 5 कार्बन एटम है, और हम जानते हैं कि जिस चेन में कार्बन एटम ज्यादा होंगे वो हमारी पेरेंट चेन होगी। तो ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था पेरेंट चेन आइडेंटिफिकेशन का, लेकिन बहुत सारी जगह बेटा जी आपको फंसा दिया जाता है। तो मैं आपको वो एग्जांपल्स कराता हूं जहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है हमें पेरेंट चेन आइडेंटिफिकेशन में। देखो ये तो बहुत सिंपल सी कहानी है, आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, बहुत प्यार से ये सारी चीजें आप कर लोगे। ध्यान से देखो, अब अगर मैं बात करूं बेटा जी, अगर मैं अब आपसे पेरेंट चेन की बात करूं, मेरे पास ये कंपाउंड है, ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक कंपाउंड है और ये है मेरे पास C, या फिर आप डबल बॉन्ड अभी हटा दो, यहां पे मेरे पास है CH2 और बेटा जी आपके पास लगा हुआ है OH। दूसरा कंपाउंड है मेरे पास, दूसरा कंपाउंड है मेरा बेटा जी ये, और यहां पर आपका लगा है OH, यहां पर आपका CH2 और CH3। तीसरा कंपाउंड क्या है बेटा जी मेरा, तीसरा कंपाउंड भी मैं यहां लिख देता हूं। तीसरा कंपाउंड है मेरा ये, आपको एक रिंग दिखाई दी 3 मेंबर, और यहां लग रहा है CH2 और CH3। ध्यान से देखो, अभी हमें मेन चेन का आइडेंटिफिकेशन करना है, हमें पेरेंट चेन का आइडेंटिफिकेशन करना है। आप करके बताओ मुझे इसमें कौन सी पेरेंट चेन है। जब भी कॉन्सेप्ट ऐसा हो कि कंपाउंड के अंदर एक ओपन चेन हो और एक क्लोज चेन की कहानी हो, तो बेटा जी उसमें से एक आपकी पेरेंट चेन बनेगी और एक आपका साइड चेन बनेगी। तो अब हमें यह पता करना है कि सर इसमें पेरेंट चेन ये वाली है या फिर ये वाली है। यहां पे भी हमें ये पता करना है कि सर पेरेंट चेन में इसको कंसीडर करूं या फिर इसको कंसीडर करूं। यहां भी मेरा यही आइडेंटिफिकेशन है कि सर पेरेंट चेन इसको कंसीडर करूं या फिर मैं इसको करूं। बहुत ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने ये नहीं पढ़ा होगा। अब यहां देखो, अगर मैं ये आपको सिखा दूं कि अगर ऐसे कंपाउंड्स कभी आ जाएं तब आप कैसे बताओगे कि सर इसमें से पेरेंट चेन कौन है और साइड चेन का कॉन्सेप्ट कौन सा है। ध्यान से देखो, अगर ऐसे कंपाउंड हो तो आपको दिखाई दे रहा है कि सर इसके अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, और अगर बाहर वाली पे जाऊं तो 1 और 2 सिर्फ 2 ही कार्बन एटम है। ध्यान से समझो, इसके पास सिर्फ 2 ही कार्बन एटम है और यहां पर बेटा जी 5 कार्बन एटम है। अगर अकॉर्डिंग टू मैं कार्बन नंबर के जाऊं तब आप बताओगे कि सर जिसके पास कार्बन एटम ज्यादा होते हैं वो हमारी पेरेंट चेन, जिसके पास कम होते हैं वो साइड चेन। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी, और ये आपने कर दिया तो आप गलत जा रहे हो। ये बात याद रखो कि अगर आपको पेरेंट चेन का डिस्कशन करना है तो बेटा जी अगर आपके ओपन कंपाउंड और क्लोज कंपाउंड में जहां पर फंक्शनल ग्रुप होगा, ध्यान से सुनो, जहां पर फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा वो आपकी बेटा जी पेरेंट चेन होगी, चाहे उसके पास कार्बन कम हो या कार्बन ज्यादा हो। वो कॉन्सेप्ट जब लगेगा कि जब यहां भी फंक्शनल ग्रुप हो और यहां भी फंक्शनल ग्रुप हो, तब आप देख सकते हो कि सर जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे वो आपकी पेरेंट चेन और जहां पर कम होंगे वो आपकी साइड चेन। तो ध्यान से देखो कि सर यहां पर जो है मेरे पास आपको अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, और अगर मुझे ओपन चेन के अंदर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे गया तो बेटा जी ये आपकी बन गई मेन चेन, और या फिर हम इसे पेरेंट चेन भी कह सकते हैं, और ये आपकी क्या है बेटा जी साइड चेन है। और ध्यान से सुनो कि जितनी भी साइड चेन बचती हैं उन सारी की सारी साइड चेन्स को बेटा जी हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग सबसे पहले की जाती है। अब ये तो हो गया, दूसरे पे आ जाओ। सर इसके पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसके पास 1 2 3, इसके पास 3 कार्बन है, लेकिन इस रिंग वाले कंपाउंड के पास सर अब फंक्शनल ग्रुप है, और आप जानते हो कि जहां पर फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमारा मेन चेन या फिर पेरेंट चेन होगी। तो बेटा जी ये हमारी अब पेरेंट चेन है,
और ये जो है हमारे पास अब ये साइड चेन है और इस साइड चेन को हम सब्स्टिट्यूएंट के नाम से जानेंगे। अब इस साइड चेन को हम सब्स्टिट्यूएंट के नाम से जानेंगे। तीसरा कंपाउंड बेटा जी मेरे पास ये था। तीसरे कंपाउंड की कहानी क्या है कि ना तो इसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है और ना इसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनूं तो 1 2 3 और इसके पास गिनूं तो 1 2 3। भाई यहां भी 3 कार्बन एटम है और यहां भी 3 कार्बन एटम है। सर अब किसको मैं मेन चेन मानूं और किसको साइड चेन मानूं? तब आप याद रखोगे कि सर रिंग की जो प्रायोरिटी होती है वो हमेशा ज्यादा होती है ओपन कंपाउंड से। तो ये आपका एक नया रूल है कि अगर दोनों तरफ कार्बन एटम सेम हो, कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो, तब जो फाइटिंग रहेगी, तब आपको ध्यान रखना है कि सर रिंग की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है ओपन कंपाउंड से। तो आपकी रिंग जो है बेटा जी अब वो क्या है? वो आपकी पेरेंट चेन है, और जो हमारा ये बचा अब जो साइड चेन है वो बेटा जी अब आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है हमारे पास पेरेंट चेन के लिए। तो जितने भी मैंने रूल्स बताए हैं वो सारे रूल्स आप अपने दिमाग में रखोगे पेरेंट चेन आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो आपकी सारी कहानी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। अच्छा मैं एक और चीज आपको ऐड करूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर मैं एक और चीज ऐड करूं बेटा जी पेरेंट चेन आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो देखो ध्यान से, एक और नई चीजें मैं सिखा दूं आपको। अब देखो ध्यान से बेटा जी, अगर मेरे पास कहानी ये है कि यहां पर मेरे पास ये आपका 5 मेंबर्ड रिंग है और इस 5 मेंबर्ड रिंग में यहां पर एल्कोहल है। ध्यान से देखो यहां पर क्या है? एल्कोहल है। और यहां पर बेटा जी मेरे पास क्या है कि CH2 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 CH, और यहां पर मैंने फ्लोरीन लगा दिया और यहां पर मेरे पास CH3 है। अब आप देखो कि सर मैं किसको मेन चेन मानूं? तो देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो बेटा जी यहां पर 1 2 3 4 5 मेंबर्ड है, 5 कार्बन एटम है। यहां से काउंट करो तो क्लोज चेन जो आपकी 1 2 3 4 5 मेंबर्ड है। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, और यहां पर बेटा जी आपको क्या दिखाई दे रहा है? सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है। तो बेटा जी अगर मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊं, अगर मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊं तो बेटा जी याद रखना कि फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, और बेटा जी लास्ट में प्रायोरिटी दी जाती है किसको? सब्स्टिट्यूएंट को। तो ये ऑर्डर अब आपको हर जगह याद रखना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान है ये। तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद बेटा जी हम कहां जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट पे। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आप जानते हो सर यहां फंक्शनल ग्रुप है और यहां पर आपका सब्स्टिट्यूएंट है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? फंक्शनल ग्रुप की। तो बेटा जी ये वाला आपका हो गया पेरेंट चेन, ये क्या है? आपकी पेरेंट चेन है, और ये जो आपका हो जाएगा ये बेटा जी आपका साइड चेन, या हम इसे क्या नाम देंगे? अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम देंगे। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अब मैं आपको नंबरिंग का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। नंबरिंग का कॉन्सेप्ट कैसे होगा? नंबरिंग का मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कि नंबरिंग की कहानी क्या है। तो अब हम दूसरे रूल्स पे फोकस करेंगे अपने, और वो होगा बेटा जी हमारा नंबरिंग का। तो आज मैं आपको नंबरिंग की कहानी सिखा दूंगा कि कहीं से कहीं तक कैसे भी क्वेश्चंस आ जाएं, आप चुटकियों में उसकी नंबरिंग कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो देखो इधर दूसरा पॉइंट होगा हमारा नंबरिंग के ऊपर। दूसरी कहानी होगी बेटा जी हमारी नंबरिंग के ऊपर कि सर हम ये कैसे बताएंगे कि फंक्शनल ग्रुप कहां पर प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट कोई किस पोजीशन पर है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन सब की कहानियां, इन सब की पोजीशन हम कैसे बताएंगे, वो अब हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले कहानी क्या होती है बेटा जी? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि नंबरिंग हम हमेशा वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से आपके फंक्शनल ग्रुप को, जहां से आपके डबल बॉन्ड को, जहां से आपके ट्रिपल बॉन्ड को, या फिर बेटा जी जहां से आपके सब्स्टिट्यूएंट को। ध्यान से समझो, जहां से आपके फंक्शनल ग्रुप को, जहां से आपके डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट को लेसर नंबर मिले, लेसर नंबर अटेन हो, लेसर नंबर अटेन हो।
ध्यान से समझो, नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से आपको इनकी सबकी लेसर नंबर अटेन हो। चलो एग्जांपल की बात करते हैं, ध्यान से देखो कि अगर मैं एग्जांपल लूं, यहां पे मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH और यहां पर मानो मैंने कोई भी ग्रुप लगा दिया और यहां बेटा जी आपका CH3 है। आपको बहुत प्यार से पता है कि सर इसमें तो कुछ है ही नहीं। नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से ये पास पड़े, तो 1 2 3 4 5 कर दिया, वेरी सिंपल, बिल्कुल ठीक है। इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4, इसको फोर्थ पोजीशन मिलेगी। और हम ये जानते हैं कि सर इन सब को लेसर नंबर अटेन होना चाहिए, तो ये वाली हमारी ठीक है। उधर से नंबरिंग, इधर से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। और देखो एग्जांपल कि यहां पे मैंने लिखा, ये है आपके पास, इधर ध्यान से देखो कि यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड है और यहां पर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया मैंने। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि नंबरिंग स्टार्ट करो, तब आप देखोगे कि सर नंबरिंग अगर मैं यहां से करूं तो 1 2 3 4 है, मतलब आपको 1 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, 3 पर आपका ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4, अगर इधर से स्टार्ट कर रहा हूं तो 1 पर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है और बेटा जी 4 पर आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। तब क्या कहानी होगी, ध्यान से देखो। अब यहां पे हम प्रायोरिटी पे जाएंगे, बिकॉज यहां पे भी आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे भी आपका डबल बॉन्ड है, फिर हम जाएंगे प्रायोरिटी पे। और आप जानते हो कि सर डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है, इसलिए नंबरिंग की वैलिडिटी जो होगी वो ये वाली होगी, 1 पर आपका डबल बॉन्ड आएगा और थर्ड पोजीशन पर बेटा जी आपका ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो ये बात याद रखना कि कभी इस तरीके से आप फंस जाओ कि सर अब इधर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें। तब आप प्रायोरिटी ऑर्डर को देखोगे कि सर फंक्शनल जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी वो सबसे ज्यादा है, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से डबल बॉन्ड को लेसर नंबर अटेन हो। तो ये हमारे पास छोटी सी कहानी है एक नंबरिंग की। अब हम आगे बढ़ते हैं, नंबरिंग का तो इतना सही कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा जी, अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है या फिर मेरे पास कोई डबल बॉन्ड है या फिर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी, ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास इफ मोर देन 1, अगर आपके पास एक से ज्यादा क्या फंक्शनल ग्रुप हो, आपके पास डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर सब्स्टिट्यूएंट हो, ध्यान से समझो इस बात को कि आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, और ये याद रखना कि मोर देन वन काइंड, ये क्या कह रहा हूं मैं कि एक से ज्यादा तरीके के, ध्यान से समझो दो चीजें कि इफ मोर देन 1 काइंड ऑफ, मतलब कि आपके पास एक से ज्यादा तरीके के फंक्शनल ग्रुप हो, एक से ज्यादा तरीके के सब्स्टिट्यूएंट हो, या फिर क्या हो आपके पास एक डबल बॉन्ड हो, एक आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो, तब क्या कहानी होगी बेटा जी। तब हम देखेंगे कि अगर आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे या एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ये होंगे, तब मैं क्या करूंगा, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तब हम फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी लगाएंगे, तब हम फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी लगाएंगे, ध्यान से समझो इस बात को, तब हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी लगाएंगे। और अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा तो बेटा जी हम क्या करते हैं, तब हम अल्फाबेटिकली जाते हैं, तब हम कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकली उसको सेलेक्ट करेंगे कि जो सर अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। और फंक्शनल ग्रुप अगर एक से ज्यादा होंगे तब आपको फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी पे जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा सर किस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, और जिसकी प्रायोरिटी बेटा जी ज्यादा होगी वो सफिक्स जज करेगा। बाकी जो भी कहानी है, भी फंक्शनल ग्रुप अगर एक से ज्यादा होगा मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा, मेन फोकस आप करो अभी सब्स्टिट्यूएंट पे, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हमारी कहानी क्या है कि एक से ज्यादा तरीके के अगर सब्स्टिट्यूएंट हो तब हम अल्फाबेटिकली जाएंगे, बिकॉज आप जानते हो कि आपके पास मानो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इधर समझो ये मैंने लिख दिया CH3, इसको आप कहते हो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, ये आपके पास क्या है बेटा जी, फ्लोरो, ये आपके पास बेटा जी क्या है, क्लोरो, और ये क्या है आपके पास ब्रोमो। अगर मुझे मान लो कि एक ही कंपाउंड में सारे लगे हुए हैं
तो मैं सबसे पहले किसे लिखूंगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, मतलब ब्रोमो को मैं 1 नंबर दूंगा, सबसे पहले से लिखूंगा, दूसरे नंबर पे क्लोरो लिखूंगा, तीसरे नंबर पे फ्लोरो लिखूंगा, और चौथे नंबर पे बेटा जी हम मिथाइल लिखेंगे। तो अगर एक से ज्यादा तरीके के फंक्शनल ग्रुप होंगे तब हमको अल्फाबेटिकली इनका काम करना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप की कहानी थोड़ी देर में बताऊंगा कि एक से ज्यादा तरीके के फंक्शनल ग्रुप होंगे तब हम क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा भी सीखते रहो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं अब एक आध दिखा दूं एग्जांपल, CH3CH फ्लोरीन, CH C2H5, CH CH3, CH क्लोरीन, और यहां पर बेटा जी आपका CH3 दे दिया। पहला काम नंबरिंग स्टार्ट कर लो। सर यहां से अब देखो नंबरिंग का भी कॉन्सेप्ट देखो कि अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो 2 पे आपको फ्लोरीन मिलेगा, अगर यहां से स्टार्ट करूं तो 2 पर आपको क्लोरीन मिलेगा। तो बेटा जी यहां पर भी अगर फाइट हो, याद रखना कि अगर सब्स्टिट्यूएंट के बीच में फाइट होगी, फंक्शनल ग्रुप के बीच में फाइट, मतलब फंक्शनल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट की फाइटिंग में तो मैंने ऑर्डर बता दिया, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट में फाइटिंग हो तो उस फाइटिंग को भी एक्सप्लेन कौन करेगा, अल्फाबेटिकली। जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी। तो आप जानते हैं सर क्लोरीन पहले आता है तो नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबरिंग होगी हमारी। और आपको पता है सर यही मेरी लॉन्गेस्ट चेन होगी, तो पेरेंट चेन भी चूज कर ली आपने और नंबरिंग भी कर ली। अब ध्यान से देखो, अब मुझे लिखने हैं, तो आपका ये पता है ये सर क्लोरो है, ये आपके पास बेटा जी मिथाइल है, और ये हमारे पास क्या है, इथाइल है, और ये आपके पास बेटा जी फ्लोरो है। तो आप देखो कि अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले C आएगा, फिर उसके बाद E आएगा, देन F, और उसके बाद M। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सर 2 पर हमारे पास कौन है, क्लोरो है, उसके बाद क्लोरो के बाद हम कहां जाएंगे, इथाइल पे, तो 4 आपके पास क्या है, इथाइल है, इथाइल के बाद हम फ्लोरो पे जाएंगे तो 5 हमारे पास क्या है बेटा जी, फ्लोरो है, और लास्ट में हम किसको लिखेंगे, मिथाइल को, तो 3 पोजीशन पे आपका क्या है, मिथाइल। तो इस तरीके से अभी आपको काम करना है। तो ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर अगर एक से ज्यादा तरीके के हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो आप अल्फाबेटिकली उनको अरेंज करोगे, जो पहले आएगा उसे पहले लिखोगे, जो बाद में आएगा उसे बाद में लिखेंगे। जरा इसे रफ करो, लिख लो इसे, मैं रफ करता हूं इसे, देखो ध्यान से। अब दूसरा क्या हो सकता है कि सर ये तो तीसरा रूल हो गया हमारा, अगर मैं चौथे रूल की अगर आपको बात बताऊं तो चौथा रूल हमारे पास क्या है, बहुत ध्यान से देखो। अगर हम बेटा जी चौथे रूल की बात करें तो फोर्थ रूल हमारे पास ये कि अगर मोर देन वन, अब मोर देन वन अगर मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट हो, ध्यान से समझो, मोर देन वन मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट हो, या फिर मेरे पास डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर फंक्शनल ग्रुप हो। ध्यान से देखो कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कोई भी चीज है, अब यहां पे कंडीशन क्या है कि सर ये सेम काइंड होने चाहिए, मतलब एक ही तरीके के होने चाहिए। वहां डिफरेंट काइंड की कहानी थी कि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरो क्लोरो हो। यहां पे क्या कह रहा हूं कि मैं एक से ज्यादा तो हो लेकिन सेम काइंड के हो, एक ही तरीके के हो। कहने का मतलब कि मेरे पास ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में यहां फ्लोरो लगा दूं, यहां भी फ्लोरो लगा दूं, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट बेटा जी एक ही तरीके के हैं। अब आप नेमिंग नंबरिंग कहीं से स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4, तब आप क्या लिखोगे, अगर ऐसी कहीं कहानी आ जाती है तो बेटा जी अगर 2 हो तब हम डाई लगाते हैं, 3 हो तो ट्राई लगाएंगे, 4 हो तो हम टेट्रा लगाएंगे, और उसके साथ साथ अगर 2 हैं तो आपको यह बताना पड़ेगा कि वो 2 किस किस पोजीशन पे है। सपोज दे सेम पोजीशन पे है, यहां पे किस पे 2,3, तो हम यहां बताएंगे 2,3 डाई फ्लोरो लिख देंगे इसे। अब ध्यान से समझो कि अगर मानो कंडीशन आपके पास ये है कि फ्लोरीन आपको ये दोनों यहीं दे रखे हैं, तब आप नंबरिंग 1 2 3 4, अब आप कैसे लिखोगे सर, 2,2, ये बात आपको 2 बार मेंशन करनी पड़ेगी, 2,2 डाई फ्लोरो। तो बेटा जी ये डाई ट्राई का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं, कुछ कहानी बताता हूं कि ये जितनी भी चीजें हमने सीखी इन सारी चीजों को मैं बेटा जी अप्लाई कैसे करूं। ध्यान से देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है बेटा जी इनको अप्लाई करने का, क्वेश्चन आता है कि मैं इन सबको अप्लाई कैसे करूं। अब ध्यान से देखो, छोटे से एग्जांपल से लेते हैं कि सर ये है मेरे पास और एक ये है, यहां पर मैंने फ्लोरीन लगा दिया, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अब बात आती है नंबरिंग स्टार्ट करने की, सर यहां से करूं तो 1 2 3 4, पेरेंट चेन तो एक ही है, पेरेंट चेन का डिस्कशन यहां नहीं होने वाला, यहां नंबरिंग का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो सर नंबरिंग 1 2 3 4,
1 पर डबल बॉन्ड, 3 पर सब्स्टिट्यूएंट। ऑब्वियस है कि यहां से तो नंबरिंग नहीं जाने वाली, क्योंकि यहां पे 2 पर सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, यहां 1 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, और डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है फंक्शनल ग्रुप से, आप बहुत अच्छे से ये बात जानते हो। अब ये कहानी है बेटा जी। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि सबसे पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे? प्रीफिक्स को, और प्रीफिक्स में भी हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, उसके बाद साइक्लो, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड बिहेवियर, देन आप जाएंगे बेटा जी फंक्शनल ग्रुप पर। यहां पे देखो पहली प्रायोरिटी देखिए आपने सब्स्टिट्यूएंट, तो आपको पता है कि सर आपको एक सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे गया फ्लोरो, तो आपको बताना पड़ेगा किस पोजीशन पर है, तो 3 फ्लोरो, सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन पूछो कि क्या कंपाउंड ये साइक्लिक है? नहीं है भाई, साइक्लिक थोड़ी है कंपाउंड, नहीं है, तो सर फिर साइक्लो वाला पॉइंट स्किप हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्ड रूट पर, तो वर्ड रूट आप चेक करो, तो वर्ड रूट में आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम देखने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम पे वर्ड रूट हमारा क्या रहता है बेटा जी? ब्यूट। उसके बाद जो हमारी लास्ट मतलब फोर्थ प्रायोरिटी थी, वो फोर्थ प्रायोरिटी जाती है हमारी कार्बन कार्बन बॉन्ड बिहेवियर पर। तो आप देख सकते हो कि सर इस कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड है, ये देखो ध्यान से, इस कार्बन के पास क्या है? डबल बॉन्ड है, और मैंने बताया था कि जब भी डबल बॉन्ड की कहानी होगी वहां पर आप इन लगाएंगे, वहां पर आप क्या करेंगे? इन लगाएंगे। तो बेटा जी ब्यूट किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है? 1 पोजीशन पर, तो 1 के बाद आपने क्या लगा दिया? इन। लास्ट में हम देखेंगे क्या इस कंपाउंड के पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो बेटा जी इस कंपाउंड के पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इस कंपाउंड का नाम हमारे पास ये ही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये कंपाउंड आपको दे दिया और यहां पर इस तरीके से मैंने लिख दिया, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम कि अगर आपको इसकी नेमिंग करनी है तो आपको देखना पड़ेगा इसकी नेमिंग में कि सर इसकी अगर मैं नेमिंग करूं तो ऑब्वियस है कि यहां पर ये जो मेरे पास रिंग है ये मेरी अब पेरेंट चेन है, बाकी जो बच रहा है ये सब कुछ सब्स्टिट्यूएंट। तो सर एक सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास यहां पर है। तो सबसे पहले आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग ऑब्वियस यहीं से स्टार्ट होगी, बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट को लेसर नंबर मिलेगा। तो 1 2 और 3, तो ये हमारे पास हो गया 1 2 3। अब ध्यान से देखो कि अगर 1 2 3 है बेटा जी ये, तो 1 पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं सबसे पहले, तो 1,1 डाई, और सब्स्टिट्यूएंट है क्या आपके पास? मिथाइल, तो आपने लिख दिया 1,1 डाई मिथाइल। उसके बाद देखो कि कंपाउंड आपका साइक्लिक है, अब आपको दिख गया होगा कि कंपाउंड कैसा है बेटा जी हमारे पास? साइक्लिक। तब आप यहां क्या लगाओगे? साइक्लो। तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, उसके बाद कंपाउंड साइक्लिक है। थर्ड पर जाते हैं बेटा जी वर्ड रूट के पास, और वर्ड रूट में काउंट करते हैं कि कितने कार्बन है, 1 2 3, और जब 3 कार्बन हो तो वर्ड रूट हमारा क्या रहता है? प्रोप रहता है। तब हम क्या लगाते हैं? प्रोप लगाते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है इसके सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है। तो हमने देखा था कि हमारी फोर्थ प्रायोरिटी कार्बन बॉन्ड बिहेवियर पर जाती है, और अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो तो वहां पर हम एन लगा देते हैं। एक और एग्जाम्पल कराता हूं मैं, अभी तो सिंपल सिंपल से एग्जांपल है, डिफिकल्ट पे आएंगे थोड़े से टाइम बाद। ये हमारे पास एक कंपाउंड है बेटा जी, ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक कंपाउंड है और ये कुछ इस तरीके का है। यहां पे ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक कंपाउंड है। आप क्या करो कि पहले नंबरिंग स्टार्ट करो। सर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4, 2 पर सब्स्टिट्यूएंट, 4 पर आपको फंक्शनल ग्रुप। लेकिन अगर यहां से स्टार्ट करूं तो 2 पर आपको फंक्शनल ग्रुप और बेटा जी 4 पर आपको सब्स्टिट्यूएंट। अब आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि सर फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसलिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 और 4। ये हो गया आपके पास, नंबरिंग हो गई, पेरेंट चेन का सिलेक्शन हो गया। फिर हमारा काम रहता है नेमिंग करने का। तो नेमिंग में सबसे पहले मैंने बताया था कि प्रीफिक्स में आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे। तो बेटा जी अब आपका सब्स्टिट्यूएंट है ये। अब सब्स्टिट्यूएंट आपका किस पोजीशन पर है? 3। क्या सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट क्या है आपका यहां पर? मिथाइल। ध्यान से देखो, मिथाइल। अब आप कहां आओगे? आप देखो कि कंपाउंड साइक्लिक है, नहीं है, तो साइक्लो वाला पॉइंट आप स्किप कर दो। थर्ड पर जाएंगे, थर्ड हम देखते हैं वर्ड रूट को। वर्ड रूट आप एक बार चेक करो कि सर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 हो तो 4 पर वर्ड रूट रहती है हमारी बेटा जी ब्यूट। ध्यान से समझो, ब्यूट। उसके बाद इसके पास सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, और सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल हो तो बेटा जी हम क्या लगा देते हैं? एन लगा देंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अब आप इसमें देखो कि इस कंपाउंड के पास फंक्शनल ग्रुप भी है।
और कंपाउंड के पास बेटा जी अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग भी हम सफिक्स मेंशन करते हैं। और हम जानते हैं कि सर अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल होगा तब हम सफिक्स में ओल लगाते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्यूटेन किस पोजीशन पर है आपका फंक्शनल ग्रुप, 2 पोजीशन पर, तो आप क्या लगाओगे, 2 ओल। अब एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर 2 वोवेल्स, अब देखो यहां पे ई है यहां पर ओ है, अगर आप 2 वोवेल्स को एक साथ ऐड करोगे तो हमेशा एक काम आपको करना होगा कि जो फर्स्ट वाला वोवेल होगा उसे बेटा जी आपको कैंसिल करना होगा। तो इसका नाम क्या बनेगा हमारे पास, 3 मिथाइल ब्यूट N2OL, ई हट जाएगा बस यहां से। 2 वोवेल्स कभी भी ऐड होंगे तो जो फर्स्ट वाला वोवेल होगा हम उसे हटा देंगे। तो इस तरीके की हमारे पास कहानी है ये नोमेनक्लेचर की। अब हम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ये, तो अब हम क्या करते हैं कि इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, क्योंकि अभी तो हमें इसके अंदर बहुत मतलब जो हमारे एस्टर ग्रुप है मतलब फंक्शनल ग्रुप की कहानी को ऐड करना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे करेंगे, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो वहां से फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी के हिसाब से हम कहां सफिक्स लगाएंगे, किसे सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, तो वो सारी कहानी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर की कहानी में हमने जो बेसिक रूल थे नोमेनक्लेचर के वो सीख लिए। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम इसका बढ़ाएंगे और नेक्स्ट स्टैंडर्ड पर जब लेके जाएंगे हम नोमेनक्लेचर को तो वहां पर डिफिकल्ट लेवल की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और आपको थोड़ा सा डिफरेंट लेवल की कहानी सुनाएंगे फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। तो वहां पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। सो थैंक यू सो मच। अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। ओके, बाय बाय।